मनीष नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी माफिया अतीक अहमद को लगे उस डर की, जो गाड़ी पलटने वाली चेतावनी के बाद उस कदर दहशत में है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। क्योंकि प्रयागराज हत्याकांड पर सरकार फुल ऑन एक्शन में है। एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर सब चल रहा है। वही बात होगी अखिलेश पर योगी के हमले की, क्योंकि आज सदन में सीएम योगी ने करीब 2.5 घंटे तक समाजवादी पार्टी पर हमला किया। वहीं सबके बीच बात 24 की पिच पर महागठबंधन की उस बिसात की भी होगी जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। साथ ही बताएंगे सीएम योगी के उस रिकॉर्ड के बारे में जिसने अखिलेश और मायावती को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में अतीक की गुहार, गाड़ी पलटने के डर से हाहाकार। क्योंकि प्रयागराज हत्याकांड के बाद आरोपियों पर हो रही कार्रवाई के बाद माफिया अतीक अहमद दहशत में है और अब उसे अपनी जान का डर सता रहा है। क्योंकि भाजपा सांसद सुब्रत पाठक और मंत्री जेपीएस राठौर ने कह दिया कि जिस तरह बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की गाड़ी पलटी हो सकती है, उसी तरह अतीक की भी गाड़ी पलट जाए। अब इसी गाड़ी पलटने वाली चेतावनी के बाद अतीक और उसका परिवार सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अतीक की गुहार, गाड़ी पलटने के डर से हाहाकार। इनको दर्द नहीं होता है तो मुझे भी इन अपराधियों से कोई सिंपैथी किसी प्रकार की नहीं है। कल इनकी गाड़ी पलटती हो तो आज पलट जाए, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। दहशत में माफिया अतीक, योगी सरकार के एक्शन से भयभीत। माफिया का घर खंडहर, बुलडोजर से बवंडर। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर है, वहीं सूबे की योगी सरकार फुल ऑन एक्शन में है। पहले 72 घंटे के भीतर आरोपी अरबाज का एनकाउंटर कर उसे खल्लास किया और अब अतीक के गुर्गे जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया कि आरोपी कितना भी बड़ा हो, सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अब भाजपा सांसद सुब्रत पाठक की चेतावनी ने माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार को दहशत में डाल दिया है। क्योंकि सुब्रत पाठक ने कह दिया कि जिस तरह विकास दुबे की गाड़ी पलटी, हो सकता है अतीक की भी गाड़ी पलट जाए। तो वहीं योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर की भाषा भी सुब्रत पाठक के जैसी है, जो एक तरफ अपराधियों को पाताल लोक से खींचकर सजा देने की बात कर रहे, लेकिन साथ ही गाड़ी पलटने वाली चेतावनी भी दे रहे। हमारे करने से नहीं होता है, सरकार करने से। तो न्यायालय का हिस्सा है। अब न्यायालय यदि उसको बुलाएगा, यदि डिमांड करेगा तो उसको आना पड़ेगा पेशी पर, और जो पेशी पर आएगा तो पता नहीं रास्ते में क्या होगा, तो भगवान जाने। क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि रास्ते में क्या होगा भगवान जाने। इसी बीच में उनके वकील शायद आपका ही बयान सुन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और याचिका दायर कर दी है और अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि कड़ी सुरक्षा दी जाए अगर साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाता है। देखो, देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वाले की व्यवस्था है और ऊपर वाले की व्यवस्था से ही सब चलता है। ये कहा कि अगर वो लोग, पुलिस उनको अरेस्ट करती है और पुलिस इन माफियाओं को अगर पाताल लोक में भी कोई छुपे होंगे तो पुलिस हमारी उनको वहां से भी खींच कर लाएगी, पकड़ने का, गिरफ्तार करने का काम करेगी। अगर कहीं पकड़ने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर गाड़ी पलट सकती है। इतनी बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर और बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने साफ तौर पे कहा है कि लाने पे गाड़ी भी पलट सकती है। इसी बीच में वकील हनीफ खान ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और प्रस्ताव का विरोध किया है कि अगर अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाया जाता तो इसका विरोध किया साफ तौर पर, और ये कहा है कि अगर उसको प्रयागराज लाया जाता है गुजरात से तो कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया जाए और सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में उसे इलाहाबाद लाया जाए, प्रयागराज लाया जाए। अब गाड़ी पलटने वाली चेतावनी से माफिया अतीक और उसका परिवार इस कदर भयभीत है कि अब उसे यूपी आने से डर लगने लगा है और सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अतीक का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतीक को डर है कि कहीं गुजरात से यूपी लाते वक्त सच में उसकी गाड़ी न पलट जाए, इसीलिए अतीक ने अपने वकील के जरिए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। मतलब जिस माफिया के डर से कल तक लोग
सुरक्षा मांगते थे, आज वो खुद डर से कांप रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के कई सारे नेता बयान दे रहे हैं गाड़ी पलटने को, इससे अतीक अहमद की जान को खतरा है। लिहाजा अगर अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाया जाता है तो कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया जाए, सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में लाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर सुनवाई नहीं की है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई करता है तो क्या कुछ आदेश देता है। गौरतलब है कि योगी सरकार को अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन लगातार जारी है, जिसकी सबसे बड़ी गवाही खंडहर में तब्दील हुआ ये घर दे रहा। ये वही घर है जो था तो अतीक के गुर्गे जफर अहमद के नाम पर, लेकिन इसमें रहता अतीक का परिवार था, जिसका बिजली का बिल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर ही था। इस घर से पुलिस को 2 राइफल और 1 तलवार मिली है। गन जो है वो मिली है और इस गन को लेकर अब पुलिसकर्मी सुभाष कुमार सिंह, ये बताइए कितने असलहे मिले हैं अंदर से? मुझे अभी ये मिला, 1 तलवार मिली थी। अच्छा, तलवार मिली है। इसके अलावा 1 गन और आपने बताया था? जी, उसके बारे में। कौन सी गन है ये? आप बता रहे थे विदेशी गन है। मेड इन जर्मनी लिखा है, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। अच्छा, तो ये 2 ही हथियार मिले हैं? अभी फिलहाल 2 ही मिले हैं। घर के अंदर से सामान खाली किया जा रहा है, तब पता चला है कि ये मेड इन जर्मनी की यानी विदेशी गन है और ये दूसरी बहुत पुरानी है जो टूटी हुई है। ये जो टूटी हुई है ये पहले से ही लाकर रखा गया है यहाँ पर। इसके साथ ही एक तलवार भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा कि इसी घर में प्रयागराज हत्याकांड की पूरी प्लानिंग हुई थी। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जफर अहमद सिर्फ मुखौटा था, सिर्फ दिखावा था। ये अतीक अहमद की ही बेनामी संपत्ति थे, क्योंकि इस मकान में जो बिजली का कनेक्शन था, बिजली का कनेक्शन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से ही लिया गया था। ऐसे में इस बात की आशंका थी कि ये जो मकान है, ये जो आलीशान 2 मंजिला मकान देखा जा रहा है, ये अतीक अहमद की ही बेनामी संपत्ति है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अतीक की गाड़ी पलटेगी, क्योंकि सीएम योगी ने प्रयागराज हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जब अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से पूछताछ के लिए यूपी लाया जाएगा तो क्या होगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। बात महागठबंधन पर अखिलेश मौन और मोदी के सामने चेहरा कौन, क्योंकि एक तरफ भाजपा दिल्ली में हैट्रिक लगाने के लिए बैटिंग कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष भाजपा के रथ को रोकने के लिए एक मंच पर आने की तैयारी कर रहा है। और सबकी नजर देश के सबसे बड़े सूबे पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर जाता है। अब इसी यूपी में जेडीयू ने मायावती के साथ आने की अपील की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश मायावती के साथ आएंगे, क्योंकि अखिलेश अभी तक मौन है। महागठबंधन पर अखिलेश मौन, मोदी के सामने चेहरा कौन। 2024 में विपक्षी एकता की दुहाई, कांग्रेस के बाद बात मायावती पर आई। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी साल भर का वक्त हो, लेकिन दिल्ली फतेह की बिसात अभी से बिछने लगी है। जहां भाजपा की नजर दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने पर है, वहीं विपक्ष की कोशिश भाजपा के रथ को रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की है। और अब जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने मायावती से भी साथ आने की अपील कर दी है। मायावती जी के इस बयान के बाद कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगी, उसने विपक्षी एकता के जो प्रोग्राम हैं उनको कमजोर किया है। मैं अखिलेश यादव जी की इस बीच में सराहना जरूर करना चाहता हूं कि निरंतर सड़क पर रह कर के जनता के सवालों को और ख़ास तौर के समाज के जो कमज़ोर तबके हैं उनके सवालों को उठाने पे लगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जेडीयू की अपील के बाद मायावती 24 में बनने वाले महागठबंधन का हिस्सा बनेंगी। और उससे से भी बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव मायावती को साथ लाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि 2019 में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा था। और अब अखिलेश पहले ही एक जनसभा में साफ कर चुके हैं कि वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। जो दल उनके साथ हैं उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था, लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही। अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी। दरअसल सवाल मायावती का ही नहीं है, सवाल कांग्रेस का भी है, क्योंकि कई बार अखिलेश से कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस को लेकर बहुत कुछ साफ नहीं किया। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस को साथ लाने के लिए कह चुके हैं।
और अब ऐसे में सवाल ये है, क्या महागठबंधन होगा, और होगा तो इसका चेहरा कौन होगा? वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ऐसे में जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने साफ तौर पे कहा है कि मायावती के इस फैसले से उन्हें निराशा हुई है और अपील भी साथ में की है कि मायावती अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अखिलेश यादव कांग्रेस से अभी तक किनारा करते हुए दिख रहे हैं, क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे या नहीं? वहीं भाजपा ये कहते हुए चुनौती दे रही कि विपक्ष के सारे नेता भी अगर एक हो जाएं तो पीएम मोदी से टक्कर नहीं ले पाएंगे। अगर मैं कहूं कि 2019 का चुनाव, उस समय भी ऐसे दल जो जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, इसके बाद में भी उनका अभियान चलता था कि मोदी रोको मोदी रोको। इसलिए नीतीश कुमार हो, कांग्रेस हो या और ABCD कोई भी हो, हम कह सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनेगी। इसे ये रोक नहीं सकते। अब सवाल इस बात का है कि क्या सपा और बसपा अपने मतभेद भुलाकर एक साथ एक मंच पर लौटेंगे, क्योंकि अब सबकी निगाहें मायावती और अखिलेश यादव पर टिकी हैं, क्योंकि ये महागठबंधन होगा, इसका बहुत कुछ इन्हीं दोनों के ऊपर टिका है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, ABP गंगा। बात वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाली चुनौती अखिलेश पर गरजे योगी। आज विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। हालांकि अखिलेश मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रयागराज हत्याकांड के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष को घेर रही है, उस पर योगी ने जमकर पलटवार किया और यहां तक कह दिया कि उनकी सरकार ने यूपी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, लेकिन सपा ने वन डिस्ट्रिक्ट माफिया दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाली चुनौती अखिलेश पर गरजे योगी। कि आप ODOP तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। फोटो पर सियासत, छप्पर फाड़, सपा पर योगी का प्रहार। हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब से प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर की हत्या हुई, तब से ही समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक मोर्चा खोले हुए है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां से उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर बता रहे, तो शिवपाल सरकार की इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार को लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है। प्रयागराज में फिर बुलडोजर कार्रवाई, आप किस तरह से देखते हैं बुलडोजर की कार्रवाई को? पूरी तरह से इनकी इंटेलिजेंस फेल है, पूरी तरह से। अभी तक हैं जो पकड़ते क्यों नहीं। लेकिन प्रयागराज हत्याकांड के आरोपियों पर शुरू हुए एक्शन के बाद अब योगी सरकार ने पलटवार करते हुए विधानसभा के भीतर न सिर्फ अखिलेश यादव पर हमला बोला, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाली बात कहकर पूरी समाजवादी पार्टी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सच है कि आप ODOP तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ। कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। सीएम योगी ने एक हमला प्रयागराज हत्याकांड के आरोपी सदाकत के साथ ही अखिलेश यादव की उस तस्वीर को लेकर भी बोला, जिसे एक दिन पहले अखिलेश ने ये कहते हुए हवा में उड़ा दिया था कि फोटो किसी के साथ भी हो सकती है। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है। बात सीएम योगी की, जिन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसके सामने बड़े बड़े महारथी पीछे छूट गए हैं, क्योंकि जो पिछले 60 साल में कभी नहीं हुआ वो सीएम योगी ने कर दिया है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के लगातार सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले पहले नेता बन गए हैं। मतलब मायावती और अखिलेश उनसे बहुत पीछे छूट गए।
पीछे रह गए माया अखिलेश, योगी का रिकॉर्ड तोड़ संदेश, जीत के सबसे बड़े नायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा बन गए हैं जिनके सामने दूसरे सभी नेता कहीं पीछे छूट गए हैं, क्योंकि आजादी के 70 साल के इतिहास में सीएम योगी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो न कभी अखिलेश यादव बना पाए, न मायावती और न ही मुलायम सिंह यादव। क्योंकि सीएम योगी लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक यूपी के मुख्यमंत्री बनने वाले नेता बन गए हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पहले सीएम रहे संपूर्णानंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सीएम योगी ने 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पहली बार संभाली थी, इसके बाद 2022 में उनकी सरकार दूसरी बार बनी और इस तरह से अब तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर लगातार 5 साल 347 दिन से बने हुए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर रहा, जो लगातार 5 साल और 345 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। बात करें अगर अखिलेश यादव, बसपा अध्यक्ष मायावती, नेताजी मुलायम सिंह यादव की, तो उन्हें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिकॉर्ड में काफी पीछे छोड़ दिया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री भी हो गए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक एज ए मुख्यमंत्री काम किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संपूर्णानंद 5 साल 345 दिन तक यूपी के लगातार मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन सीएम योगी न सिर्फ उनसे आगे निकल गए हैं बल्कि आने वाले तमाम नेताओं के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है जो हर दिन बढ़ती जा रही। हालांकि ये पहला रिकॉर्ड नहीं है जो सीएम योगी ने बनाया। जब पिछले साल भाजपा ने जीत का परचम लहराया था, तब सीएम योगी पहले ऐसे नेता बन गए थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा सत्ता में लौट कर आए। वहीं सीएम योगी ने एक रिकॉर्ड विधानसभा का चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनने का भी बनाया, जो 18 साल में पहली बार था जब किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, क्योंकि इससे पहले 2003 में सीएम रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा था। वहीं मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। मतलब इनमें से कोई भी नेता विधायक रहते हुए सीएम नहीं बना, लेकिन इस बार सीएम योगी ने ये मिथक तोड़ दिया और एक निडर और निर्भीक मुख्यमंत्री की छवि पेश की। इसी तरह सीएम योगी ने एक मिथक नोएडा को लेकर भी तोड़ा, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता था उसकी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहती थी। इसी धारणा को लेकर कई मुख्यमंत्री नोएडा पहुंचने से बचते रहे। यहाँ तक कि उद्घाटन या शिलान्यास को लेकर कोई कार्यक्रम के सिलसिले से आना हुआ तो नोएडा न आकर अगल बगल या दिल्ली के किसी जगह पर काम को पूरा करके चले जाते थे। लेकिन सीएम योगी न सिर्फ कई बार नोएडा पहुंचे बल्कि दोबारा सत्ता में लौट कर भी आए। मतलब सीएम योगी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे और सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड ऐसा है जो हर दिन और ज्यादा बड़ा होता जाएगा। जो टूट पाएगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूर्व सीएम संपूर्णानंद के रिकॉर्ड को टूटने में 60 साल लग गए, तो योगी का रिकॉर्ड कब तक टूटेगा ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो योगी का ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। 5 साल 347 दिन ये मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है समय। उसके बाद बात करेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद की। 5 साल 345 दिन ये रहे हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव 5 साल 4 दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री ये रहे हैं। उसके बाद नाम आता है मायावती का, 4 साल 307 दिन ये रही हैं। और उसके बाद नाम है मुलायम सिंह यादव का, 3 साल 257 दिन ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये पूरा लिस्ट थी जो कि अब तक के रिकॉर्ड रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बात होली से पहले महंगाई की मांग और आसमान छूते सिलेंडर के दाम, क्योंकि जनता पर त्योहार से पहले महंगाई का डबल अटैक हुआ है। एक तरफ गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो दूसरी तरफ बिजली का बिल भी पकड़ से बाहर हो गया। अब इसी बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। होली से पहले महंगाई की मार, आसमान छूते सिलेंडर के दाम, बिजली का करंट हाई, गरीब कैसे जीतेगा, जिंदगी की लड़ाई। होली के त्योहार से पहले जनता को महंगाई का ऐसा झटका लगा कि एक झटके में उसका सिलेंडर और बिजली का बिल सब महंगा होने की कगार पर आ गया। क्योंकि एक तरफ घरेलू बिजली बिल की दरों में 18 से 23% के वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, तो दूसरी तरफ घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में 50 रुपए और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में करीब 350 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब इस बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष मैदान में उतर आया है।
आज घरेलू गैस पे 50 रुपया बढ़े हैं, कॉमर्शियल गैस पे 350 और बिजली पे 23% दाम बढ़े हैं। तो पूरी तरह से जनता की कमर तोड़ दी है। वैसे भी तो परेशान थी, इतना टैक्स देते हुए परेशान। ही महंगाई के इस मुद्दे पर हमने विधानसभा में नियम 56 पर बोला। 440 का बिकने वाला सिलेंडर 1055 रुपये का तो बिक रहा था, और आज जब कल महंगाई के मुद्दे पर इतनी मजबूती से विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को उठाया और आज सिलेंडर का रेट इतना बढ़ गया, तो ये गरीब और आम आदमी की पकड़ से बाहर आ गया। लेकिन सवाल उस गरीब जनता का है जिसकी पकड़ से अब सच में सिलेंडर दूर होता जा रहा, क्योंकि यूपी की 25 करोड़ जनता में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास सिलेंडर तो है लेकिन उसे भरवाने की हिम्मत नहीं है। यही सवाल बिजली के बिल को लेकर भी है, क्योंकि घर के एक सदस्य की तनख्वाह बिजली का बिल भरने में ही खर्च हो जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि गरीब जिए तो कैसे जिए, क्योंकि सरकार ने होली दिवाली पर 2 सिलेंडर देने का वादा किया था, जो कब मिलेंगे इसकी कोई तारीख अभी तक फाइनल नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।